ठीक। अभी हम लोग वैदिक सभ्यता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है, वैदिक सभ्यता, ठीक है, सभ्यता अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन। इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, किसकी, वैदिक सिविलाइजेशन की। तो सभ्यता क्या है, सभ्यता क्या है उसको पहले समझ लेने की जरूरत है। सिविलाइजेशन तो किसी विशाल भूखंड, मतलब किसी विशाल क्षेत्र में, मतलब थोड़ा बहुत जगह की बात नहीं, एक दो गांव की बात नहीं है, उसका कैप्चर एरिया कई स्टेट या कई गांव के बराबर हो, जब लोग खानदान दर खानदान वहाँ रहते आ रहा हो, उसी को सभ्यता कहते हैं, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, फिर वैदिक सिविलाइजेशन, इन तमाम चीज़ों की जो चर्चा करते हैं वो क्या है, सभ्यता है। और सभ्यता में लोगों का अध्ययन, लोगों के वास अधिवास और उसकी संस्कृति का अध्ययन करते हैं। क्योंकि कुछ डिमांड के आधार पर आधे घंटे के लगभग के लिए एक वीडियो हमको बनाना पड़ा, जिसमें वैदिक सभ्यता दोनों पार्ट में, यानी दोनों वैदिक सभ्यता का दोनों पार्ट एक ही वीडियो में संलग्न हो। क्योंकि पूर्व का जो भी मैं क्लास लिया तो एक सवा घंटे की क्लास में एक में उत्तर वैदिक काल का मेंशन हुआ, दूसरे में उत्तर वैदिक काल का मेंशन हुआ। तो ये जो ओवरऑल सारी जानकारी उसमें संलग्न थी, जैसे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो या रेलवे हो या सीजीएल हो, किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए, ऑल बोर्ड्स एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग उसमें। लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म वीडियो तैयार करने का डिमांड इसलिए हुआ कि जो जिसका एग्ज़ाम नज़दीक हो। बहुत सारे बोर्ड्स हैं, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, उसके अलावे ऐसा नहीं है कि उन बोर्ड को कैप्चर करते हुए हम तमाम बातों को रखने का कोशिश करेंगे जो बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आवश्यक होगा। क्योंकि जब तक बोर्ड के लेवल की जानकारी नहीं होगी तब तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे पास आउट कर सकेंगे, वो तो बेसिक होता है। फिर भी इसमें भी कोई जानकारी कम नहीं दी जाएगी। अंतर यही है कि एक्सप्लेनेशन पिछले क्लास में ज़्यादा एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन दिया, इसमें फैक्ट को ज़्यादा रखा जाएगा, ठीक। तो वैदिक सभ्यता के बारे में बताया कि वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित थी, वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। पहला ऋग वैदिक पीरियड एंड सेकेंड उत्तर वैदिक, मतलब पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है। और एक चीज हम स्पष्ट कर देते हैं, वेद हिंदी में बना कैसे है, वेद बना है, वेद कह रहे हैं, वैदिक कैसे बना है, वैदिक शब्द की उत्पत्ति वेद से हुई है, ठीक है। वैदिक शब्द की उत्पत्ति वेद से हुई है और वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान। वेद का क्या मतलब होता है, ज्ञान, मीन्स नॉलेज, ठीक, नॉलेज। वेद का मीन्स का मतलब नॉलेज। सीधे आते हैं, वैदिक पीरियड जो है वो कितने भाग में डिवाइड किए गए हैं, दो भाग में। कौन कौन है, नोट डाउन भी करते चलेंगे, याद हो जाए तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि सीधे न्यूज बुलेटिन की तरह नहीं बका जा रहा है। वैदिक सभ्यता मतलब वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, काल कहते हैं समय को, पीरियड। इसको कितने भागों में बांटा, दो भागों में। पहला ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल,
ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की अवधि कब से कब है? 1500 BC से 1000 BC, 1000 BC। और उत्तर वैदिक काल की अवधि कब से कब है? 1000 BC से 600 BC। कितना पुराना होगा इसको जानने के लिए एकदम आसान ट्रिक है। BC और AD वो एक अलग चैप्टर के रूप में हम आप लोगों को बतला देंगे, लेकिन जान लीजिए 1500 BC की बात है, कितना पुराना होगा? तो अभी 2021 है, प्लस 1500 कर दीजिए, पता चल जाएगा। जो इसका इक्वल टू होगा वही इसका बैक केस बतलाएगा, वही इतना पुराना साल का इतिहास बतलाएगा। समझ गए? तो अंग्रेजी में तो ऋग वैदिक काल के लिए ऋग वैदिक पीरियड का ही मैं सब वर्णन करेंगे, प्रयोग करेंगे। और उत्तर वैदिक काल के लिए पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल के लिए पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल की अवधि 1500 BC से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 BC से 600 BC। ठीक है, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में उसको बोलेंगे ईसा पूर्व। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको पूरा कर ले रहे हैं। ऋग वैदिक काल की कुछ विशेषताएं हैं, उसको बतला देते हैं। ऋग वैदिक काल की विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऋग वैदिक पीरियड, या स्पेशलाइजेशन या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऋग वैदिक पीरियड क्या है? पहला, ऋग वैदिक काल की विशेषताएं। देखिए, ऋग वैदिक काल की विशेषताएं। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऋग वैदिक पीरियड क्या थी? बाल, सबसे बड़ी खासियत थी कि बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, मतलब चाइल्ड मैरिज प्रचलन नहीं था। ठीक है, दूसरा क्या था? विडो मैरिजेस अलाउड, विधवा विवाह को मान्यता थी। विधवा विवाह, जिसको विडो मैरिज कहते हैं, विधवा विवाह को मान्यता थी। ठीक है, मान्यता थी। ठीक है, तीसरा क्या था? लड़कियों के लिए एजुकेशन की सुविधा थी, महिलाएं पढ़ सकती थी, लड़कियां एवं महिलाएं उस समय पढ़ सकती थी, मतलब नारी शिक्षा, नारी शिक्षा, नारी शिक्षा, वीमेन एजुकेशन। ठीक है, नारी शिक्षा का प्रचलन था। कब? ऋग वैदिक काल में प्रचलन था। ठीक, चौथा, महिलाएं पुरुष के साथ, मतलब हस्बैंड वाइफ या मेल एंड फीमेल्स। ठीक है, महिलाएं पुरुष के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। ठीक है, यज्ञ में भाग ले सकती थी। कब? ऋग वैदिक काल की बात है। महिलाएं पुरुष के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। देखिए, समाज में नारी शिक्षा का प्रचलन था, तभी तो वो प्रमाण कैसे मिला? वह प्रमाण
वह प्रमाण जो है सो कुछ विद्वान, महिला विद्वान का जो साक्ष्य मिला है, जिसको विदुषी कहते हैं, वीमेन स्कॉलर्स का जो एग्जाम्पल मिला है, उससे पता चलता है कि जब तक ये पढ़ी लिखी नहीं तब तक इतना विद्वान कैसे है, इतना स्कॉलर कैसे है। जैसे अपाला थी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा, शिस्ता, शिस्ता, विश्ववारा इत्यादि, विश्ववारा, विश्ववारा इत्यादि। देखिए सारे एग्जाम के लिए VVI है, ये सारे एग्जाम के लिए। अब सारे एग्जाम का मतलब मेडिकल इंजीनियरिंग ये सब छोड़ के बाकी नीचे से लेके ऊपर तक, बोर्ड एग्जामिनेशन से लेके IAS IPS बनने तक के एग्जाम के लिए ये सभी भी है। ठीक है, तो वैदिक काल की कुछ विशेषता बताएं। क्या था? बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, एक बहुत बड़ी विशेषता थी। विधवा विवाह को मान्यता थी, मतलब जिसका हस्बैंड मर गया और यदि उसकी इच्छा हो कि हम फिर से घर बसाएं, शादी करें, तो उनके लिए समाज में प्रताड़ना की व्यवस्था नहीं थी। वो ऐसा भी चाह सकती थी, देवर से भी शादी कर सकती थी, इसको भी समाज अलाउ करता था, उस समय का सोसाइटी अलाउ करता था। ठीक है, नारी शिक्षा का प्रचलन था, महिला पुरुष के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, शिस्ता, ये सब क्या थी? वीमेन स्कॉलर्स थी, समझ गए। और इन महिला विदुषियों, मतलब वीमेन स्कॉलर्स के एग्जाम्पल से यही पता चलता है, शिक्षा भी सबके लिए रहा होगा, और ये तमाम खासियत को देखने से पता चलता है कि वीमेन एम्पावरमेंट की जो आज चर्चा की जा रही है, महिला सशक्तिकरण जिसे कहते हैं, जिसकी चर्चा की जा रही है, वह ऋग वैदिक काल में इसका अभाव बिल्कुल नहीं था। मतलब समझिए कि कितना अच्छा, कितना सभ्य समाज था, वो बहुत सभ्य समाज था। नोट तो कर लिए होंगे। ऐसा भी प्रमाण मिला है कि बहुत सारी लड़कियों, महिलाओं का जो एग्जाम्पल मिला है वैदिक काल में, जो लाइफ टाइम शादी करना ही नहीं चाहिए, वो शादी नहीं की, तो वैसी लड़कियों को, वैसी महिलाओं को अमाजू कहा गया। क्या कहा गया? अमाजू, जिसने अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं की। ठीक है, उसको क्या कहा गया? अमाजू, 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 ये सब मतलब जिसने कभी शादी नहीं की। वह महिलाएं या लड़कियां, वह लड़कियां which had never married, लड़कियां जिसने कभी शादी नहीं की। ठीक, कभी शादी नहीं की। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? अमाजू। उसको क्या बोलते हैं? अमाजू। तो यह ऋग वैदिक काल की विशेषताएं थी। और ऋग वैदिक काल नाम क्यों पड़ा? पहले तो प्रकाश हम लोग को इस पर डालने की जरूरत थी। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। कुल कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि इसका अंग्रेजी भी कुछ होता होगा अलग से। सेम टू सेम, वेद का नाम सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ तक कि उपनिषद का भी अंग्रेजी उपनिषद ही होगा, पुराण का भी पुराण ही होगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि जो इंग्लिश मीडियम से होंगे उनके लिए यह बात कही जा रही है। ठीक, अमाजू, हाँ, इसकी तो चर्चा कर दी है। पहले हम सामाजिक व्यवस्था पर ही टीका टिप्पणी कर लेते, फिर वेद के प्रकार बता देंगे। जब हम शुरू कर ही दिए हैं
तो इस सेक्शन को खत्म करते हैं, चलते हैं। ऋग्वैदिक काल की बात कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल क्या था? पितृसत्तात्मक। ऋग्वैदिक काल पितृसत्तात्मक मतलब पैटर्नल सोसाइटी। और पैटर्नल सोसाइटी का क्या मतलब होता है? घर का गार्जियन पुरुष होते थे, मेल होते थे, पापा, दादा, ये लोग क्या होते थे? आज की तरह, वर्तमान समय की तरह जो है वह क्या था? पैटर्नल सोसाइटी था। ऋग्वैदिक समाज क्या था? पैटर्नल सोसाइटी मतलब पितृसत्तात्मक, पैटर्नल सोसाइटी, पैटर्नल सोसाइटी। समझ गए? चलिए, जिसकी चर्चा पहले करनी चाहिए थी कोई बात नहीं है, बीच में ही उसकी चर्चा कर देते हैं। नंबर ऑफ वेदास, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद मतलब सबसे पुराना वेद है, ठीक है, और इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसकी रचना कब हुई है? ऋग्वैदिक काल में हुई है। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 10 मंडल, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल, मंडल के लिए मंडल शब्द का ही प्रयोग होगा अंग्रेजी में। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त और 10,462 श्लोक। और ऋग्वेद में श्लोक के लिए ऋचा शब्द का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में श्लोक के लिए ऋचा शब्द का भी प्रयोग आया है, ठीक है। बहुत गर्मी। ऋग्वेद में श्लोक के लिए ऋचा शब्द का भी प्रयोग आया है। मंडल किसे कहते हैं? मान लिया कि कोई बुक बहुत बड़ा बुक है तो उसको कई वॉल्यूम में करके पढ़ा जाता है, ठीक है, तो वही 10 वॉल्यूम है। और सूक्त किसको कहते हैं? सूक्त, श्लोक तो सब लोग जानते होंगे, मंत्र वगैरह सुने ही होंगे, मंत्र को ही प्रायः श्लोक कहा जाता है। और ऋग्वेद में श्लोक को ऋचा भी कहा जाता था। तो सूक्त किसको कहते हैं? देवों के द्वारा हूबहू कही गई बातों को सूक्त कहते हैं। सूक्त किसको कहते हैं? देवों के द्वारा हूबहू कही गई बातों को सूक्त कहते हैं। समझ गए? और इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, ठीक है, एक पुरुष सूक्त था जिसमें चतुष्वर्णीय समाज मतलब कि समाज की 4 जातियों का वर्णन किया गया। और वो समाज की 4 जातियां कौन कौन थी? पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र, ठीक है। और ये खासियत थी ऋग्वैदिक काल की कि ये समाज की जो 4 जातियां थी यह कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होता। यदि ब्राह्मण के बेटा के अंदर उतनी योग्यता होती तो वह ब्राह्मण होता अथवा नहीं। यदि वह सबसे कमज़ोर होता, वो उतना इंटेलेक्चुअल्स उसके अंदर नहीं होता तो वह शूद्र ही कहलाता, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा ही क्यों न होता। क्योंकि उस समय की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी और व्यवस्था जन्म के आधार पर थी। किसके आधार पर थी? सॉरी
कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं थी। क्लियर? सामवेद आता है, इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। इसको भी याद रखिएगा, भारतीय संगीत का जनक, संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है। अथर्ववेद जो है सबसे लास्ट वेद में लिखा हुआ वेद है, समझ गए? अथर्ववेद सबसे लास्ट वेद में लिखा गया है, और इस वेद में जितना भी जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, मतलब झाड़ फूक, प्रेम विवाह, वशीकरण, देशभक्ति, इस सब की चर्चा किसमें है? झाड़ फूक, जादू टोना की अथर्ववेद में। समझ गए? एक चीज और इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, ऋग्वेद छोड़ के बाकी तीनों वेद की रचना कब हुई है? तो उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद छोड़ के बाकी तीनों वेद की रचना पोस्ट वैदिक पीरियड में हुई है, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक है, समझ गए? तो राजा के छोड़ के जो ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ा अधिकारी होता था, वो एक होता था पुरोहित और दूसरा होता था सेनापति। पुरोहित कहते हैं पंडित जी को, ठीक है? पुरोहित किसको कहते हैं? पंडित जी को। और सेनापति जो सेना का प्रमुख होता है, जो आर्मी चीफ होता है, उसको सेनापति बोलते हैं। समझ गए? तो सेनापति के प्रावधान से क्या साबित होता है कि समाज में लड़ाई झगड़ा होता रहा होगा। लड़ाई झगड़ा तो उसको फरियाद करने के लिए तो पुलिस डिपार्टमेंट अलग था ही, जिसको उग्र बोलते हैं। लेकिन सेना का मतलब क्या था? बाह्य युद्ध से रक्षा के लिए। सेना का मतलब क्या होता है? बाह्य युद्ध से रक्षा के लिए जो एक व्यवस्था था, वो थी सेना, और उसके प्रधान को सेनापति कहते थे, जो आज भी प्रासंगिक है। और इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में राजा के पास दो सबसे बड़े अधिकारी होते थे, पुरोहित और सेनापति। समझ गए? राजा को सलाह देने के लिए जो है सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं थी। ठीक है, राजा को सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए दो समितियां थी, दो प्रकार की संस्थाएं थी। एक थी सभा, एक थी सभा, दूसरी थी समिति। सभा और समिति, ठीक है? सभा और समिति दो प्रकार की संस्थाएं थी। किसको? राजा को सलाह देने के लिए। राजा को सलाह देने के लिए दो प्रकार की संस्थाएं थी। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। राजा को सलाह देने के लिए दो प्रकार की जो है समिति, संस्था हुआ करती थी, वो थी सभा और समिति। ठीक है, सभा और समिति। साथ ही
तुरंत किसी भी प्रकार का डिसीजन यदि राजा को देना होता था तो उसके काफ़ी करीब हुआ करते थे, हमेशा साथ में रहते थे। राजा सहित 12 अधिकारियों की एक कमेटी थी जो डायरेक्टली किसी भी समय एट ए टाइम राजा को सलाह देते थे, जिसको क्या कहा जाता था, रत्नी। रत्नी, ठीक है, रत्नी अंग्रेजी में भी यही नाम है। डायरेक्ट वह राजा को एडवाइस देता था, डायरेक्ट एडवाइस देता था, किसको, राजा को। और इसकी संख्या कितनी थी, 12 अधिकारियों का जो ग्रुप था जिसमें एक राजा भी शामिल था, उसको रत्नी कहा जाता था, ठीक है, रत्नी कहा जाता था। ठीक, अब ऋग्वैदिक काल में ये धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ की भी चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल के रिलीजियस लाइफ की चर्चा कर लेना जरूरी है। रिलीजियस लाइफ, मतलब धार्मिक जीवन, ठीक है, धार्मिक जीवन। इस समय, इस काल में इंद्र सबसे सम्मानित देवता था। ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे सम्मानित देवता थे, ठीक है, और इनके लिए 250 बार ऋग्वेद में ना चर्चा आया है। 250 बार चर्चा ऋग्वेद में किसके लिए आया है, इंद्र के लिए। उसके बाद अग्नि सब प्रमुख देवता, उसके बाद अग्नि, इनके लिए 200 बार। इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता कहा गया, वही अग्नि को आदमी और भगवान के बीच झगड़ा छोड़ाने वाला देवता कहा गया, झगड़ा का फरियाद करने वाला देवता कहा गया। आर्बिट्रेशन बिटवीन द गॉड एंड द पीपुल ऑफ एनी डिस्प्यूट, ठीक है, किसी भी झगड़ा का फरियाद करने के लिए, उसकी मध्यस्थता करने के लिए। और झगड़ा कैसा, आदमी और देवता के बीच, वो कौन होते थे, अग्नि, ठीक है, अग्नि की चर्चा आई। कुछ और देवता हैं जिनके बारे में हम उल्लेख कर देते हैं। अग्नि के अलावा वरुण है, जिनको पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता कहा गया है, सत्य का प्रतीक कहा गया है, ठीक है, समुद्र का देवता माना गया है। उसके बाद देव है, जो आकाश के देवता के रूप में उनको स्वीकारा गया है। फिर उषा है, इनको प्रगति और उत्थान की देवी के रूप में स्वीकारा गया है। फिर अश्विन है, जो इन्हें विपत्तियों के देवता के रूप में स्वीकारा गया है। फिर पूषण है, पूषण को विपत्ति को हरने वाला देवता कहा गया। पूषण को क्या कहा गया है, विपत्ति को हरने वाला देवता, ठीक। फिर विष्णु है, विष्णु को विश्व का संरक्षक माना गया है। और मरुत को क्या कहा गया है, आंधी तूफान का देवता। हनुमान जी की चर्चा नहीं थी उस समय, उनकी जगह मरुत की चर्चा थी, समझ गए। ऋग्वैदिक काल में गाय सबसे पवित्र पशु था, ठीक है, गाय सबसे पवित्र पशु था। और उनके लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, गविष्टि। और उस गविष्टि का क्या अर्थ होता है, गविष्टि का अर्थ होता है गाय की खोज करना। गविष्टि का अर्थ होता है गाय की खोज करना, ठीक। तो उसके बाद गविष्टि का अर्थ होता है गाय की खोज करना। और इसी चक्कर में लड़ाई भी होता था, लड़ाई होता था, गाय खोजने के चक्कर में लड़ाई होता था। और गविष्टि का मतलब क्या होता है, खोज करना। सॉरी, क्या हम बोलते हैं, गाय के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। और गविष्टि का मतलब होता है खोज करना, मतलब गाय का खोज करना, ठीक है। और उसी चक्कर में लड़ाई भी होता था। गाय सबसे पूजनीय था। और गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अघन्या। अघन्या का क्या मतलब होता है, जिसकी हत्या नहीं की जा सकती है, जिसको मारा नहीं जा सकता है। और यदि मार दिया जाता था तो उसे मृत्यु दंड से लेकर देश निकाला तक की सजा दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो उसमें, उस काल में
सबसे आदरणीय नदी कौन थी? सरस्वती। सबसे आदरणीय नदी थी सरस्वती। और सरस्वती के लिए एक प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया गया है, वो था दृश्यधती या घग्गर, दृश्यधती या घग्गर। फिर भी कुछ और शब्द हैं, जैसे कि कुछ और नदी की भी चर्चा की गई है ऋग्वैदिक काल में, जैसे प्रूव, इसके लिए पूर्णम शब्द आया है। उसके बाद कुहा मतलब काबुल, उसके बाद वितस्ता मतलब झेलम, उसके बाद अस्कनी का मतलब चिनाब, फिर परुष्णी का मतलब रावी। लेकिन इसका मतलब लेकिन इन तमाम नदियों के अलावे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी कौन रहा है? सरस्वती। और उसके लिए प्रयोग किया गया दृश्यधती या घग्गर। शतुद्री सतलज के लिए प्रयोग किया गया है, विपाशा व्यास के लिए प्रयोग किया गया है, सदानीरा गंडक के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, और गोमती गोमल के लिए प्रयोग किया गया है। देख लिए ऋग्वैदिक काल में मात्र एक अनाज की चर्चा मिली है, वो है जौ। सबसे प्रमुख अनाज ऋग्वैदिक काल का। जौ क्या था? सबसे प्रमुख अनाज था। ठीक, अब हम लोग ये भी उत्तर वैदिक काल की चर्चा कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि आते आते जो है, उत्तर वैदिक काल आते आते बहुत सारा बदलाव आ गया। पहला बदलाव क्या हुआ कि समाज में जो जातियां थी, चतुष्वर्णीय समाज था, जो 4 जातियां थी, वो कर्म के आधार पर विभाजित न होकर जन्म के आधार पर विभाजित हो गया। यह एक बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में खेतीबाड़ी का भी जिक्र मिला है। ठीक है, सॉरी, यह उत्तर वैदिक काल की मैं बात किया है। जो समाज की जातियां जो है वंश के आधार पर कब हो गई? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उसके बाद उस काल में यज्ञ का इम्पोर्टेंस खत्म हो गया। उस काल में क्या हुआ? यज्ञ का, उत्तर वैदिक काल में, पोस्ट वैदिक पीरियड में यज्ञ का इम्पोर्टेंस खत्म हो गया, समझ गए। और कई ऋग्वेद छोड़ के बाकी जो है ग्रंथ की रचना भी कब हुई? उत्तर वैदिक काल में हुई। ठीक है, उपनिषद की भी रचना हुई कब? उत्तर वैदिक काल में हुई। उसके बाद महापुराण की रचना हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई। वेदांत की रचना हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई। ये क्लियर हो गया? तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 18 उपनिषद है। ठीक है, और उसी उपनिषद में एक है मंडूकोपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते की चर्चा हुई है। सत्यमेव जयते जो ध्येय वाक्य है भारत का, और जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जय होती है, हमेशा सत्य की ही जय होती है। सत्यमेव जयते, यह किस उपनिषद से लिया गया है? मंडूकोपनिषद से। किससे? मंडूकोपनिषद से। मंडूकोपनिषद से। ठीक है, क्लियर है? उपनिषद से लिया है सत्यमेव जयते। और इसी उपनिषद में क्या कहा गया है? यज्ञ की तुलना एक टूटी नाव से किया गया, मतलब यज्ञ का वैल्यू ही खत्म कर दिया गया था। और समझिए, यज्ञ का वैल्यू खत्म करने जब खत्म कर, इस वाक्य से ही पता चलता है यज्ञ का वैल्यू खत्म हुआ। टूटी नैया से कंपेरिजन करने का क्या मतलब होता है? आप बीच मझधार में टूटी नाव में बैठ जाइए तो क्या असर होगा? डूबने के सिवा तो और कुछ नहीं। इसका मतलब कि यज्ञ कार्य को बहुत ही घटिया कार्य बताया इस काल में, तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उसके बाद खेतीबाड़ी का भी वर्णन किया गया है उत्तर वैदिक काल में भी। हल का साक्ष्य मिला है, और हल के लिए शीरा, हल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? शीरा। और हल जब चलाया जाता है तो उससे जो रेखाएं बनती है उसके लिए सीता शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसी सीता से राजा जनक की बेटी का नाम सीता पड़ा। सीता का मतलब होता है हल के द्वारा बनाई हुई रेखा, हल के द्वारा बनाई गई रेखा, हल के द्वारा बनाई गई रेखा। समझ गए? तो इन चीजों को समझ गए तो इतना याद रखिएगा कि उपनिषद किसको कहते हैं? अंग्रेजी में भी उपनिषद शब्द का ही प्रयोग होगा। उपनिषद बना है उप जोड़ नी जोड़ स
सब, ठीक है। उप मतलब समीप, समीप मतलब नियर, निष्ठापूर्वक मतलब विथ रिस्पेक्ट, और सद मतलब बैठना, टू सीट। और ये किसके समीप? गुरु के समीप में, मतलब गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। गुरु मीन्स टीचर, ठीक है। और इसकी कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या 13, समझ गए। उत्तर वैदिक काल में ही महापुराण की रचना की गई, और महापुराण की संख्या कुल कितनी है? महापुराण 18, महापुराण कुल 18 है, ठीक है, 18 है। पुराण पौराणिक कथाओं का संग्रह, पुरानी कथाओं का संग्रह, इसको पुराण कहते हैं। हाँ, उसके बाद वेदांग की रचना की गई। वेदांग किसको कहते हैं? वेदांग की संख्या कितनी है? 6, वेदांग की संख्या है 6, ठीक है। तो यह 6 वेदांग की रचना की गई। और वेदांग किसको कहते हैं? जो वेदों के स्टडी में जो हेल्प करता है, जो गाइड करती है जो बुक, उसको वेदांग कहते हैं। इसकी संख्या कुल कितनी है? तो 6, ठीक है। उपनिषद के बारे में यह जान लीजिए कि यह उपनिषद जो है सो सबसे अंतिम वैदिक ग्रंथ है, सबसे लास्ट वैदिक ग्रंथ है, समझ गए। कुछ दर्शन की भी चर्चा की गई है उत्तर वैदिक काल में। कुछ दर्शन मतलब फिलॉसफी, वो क्या होता है? जीवन के यथार्थ को समझने की विद्या ही दर्शन है। मतलब कि वो सच्चाई को समझने का प्रयास करता है दर्शन, जिसमें प्रमुख दर्शन कौन कौन सा है? पहला है चार्वाक, एक है चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चार्वाक मुनि, ठीक है। दूसरा है योग दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। तीसरा है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। चौथा है न्याय दर्शन, उसके प्रवर्तक कौन है? गौतम। फिर है पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी। फिर है उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण। और एक है वैशेषिक, उसके प्रवर्तक है कनाद। पर सांख्य दर्शन जो है भारत का सबसे पुराना दर्शन है, सांख्य भारत का सबसे पुराना दर्शन है। और इस दर्शन के प्रवर्तक है कपिल। इस दर्शन में कुल 25 तत्व की चर्चा आई है, 25 तत्व, जिसमें प्रकृति पहला, और 25 तत्व जिसमें क्या है? प्रकृति मतलब नेचर, प्रकृति पहला एवं प्रमुख तत्व है, पहला एवं प्रमुख तत्व है, ठीक है। ये देख लिए। ओवरऑल कहने का ये मतलब हुआ कि वैदिक पीरियड जो है उसमें जो लोग निवास करते थे वो क्या थे? आर्य थे। वैदिक पीरियड के लोगों को क्या कहा जाता था? आर्य। इसलिए कभी कभी आर्य संस्कृति या आर्य सभ्यता, आर्यन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की भी बात कह दी जा रही है। तो वैदिक काल के लोग क्या थे? आर्य थे, आर्य, ठीक है। इन उत्तर वैदिक काल में भी थे, उत्तर वैदिक काल में भी थे, ठीक है। तो आर्य लोग का अपना कुछ पहनावा ओढ़ावा भी था। एक था वास, इंग्लिश में भी सेम, भले ही उसको लिए रोमन स्क्रिप्ट का प्रयोग हो, एक दो अल्फाबेट इधर से उधर हो, जैसे वेद के लिए वेद है, पुराण के लिए पुराण है, तो उतना तो कॉन्शियस रहना पड़ेगा आप लोगों को। आर्य जो है तो 4 प्रकार के कपड़ा का प्रयोग करते थे पहनने में। वास, पहला था वास, दूसरा था अधिवास, तीसरा था कुशनिस, और चौथा था नीवी, ठीक है, नीवी। वास मतलब घर पे रह के जो कपड़ा उपड़ा का जो इस्तेमाल करता था उसको वास कहते थे। कहीं बाहर भीतर जाने आने के लिए जिस कपड़ा का इस्तेमाल किया जाता था उसको अधिवास कहते थे, ठीक है। गर्मी में जिस कपड़ा का इस्तेमाल किया जाता था उसको उष्णिस कहते थे, और अंडर पैंट को नीवी कहते थे, ठीक है,
समझ गए? वास, अधिवास, उष्णिश तथा निबी। ये क्लियर हो गया। तो एक और बात आती है उत्तर वैदिक काल में, जितने भी महाजनपद हैं 16 महाजनपद की चर्चा भी किसमें हुई है? 16 महाजनपद की चर्चा हुई है उत्तर वैदिक काल में। जिस प्रकार भारत, हमारा देश भारत 28 राज्यों में विभाजित है, उसी प्रकार भारत खंड भी 16 महाजनपदों में विभाजित था और प्रत्येक महाजनपद के अपना अपना जो है सो राजा हुआ करता था। वो कुछ महाजनपद है, कुछ क्या 16 महाजनपद का नाम हम बोल देते हैं। अंग, मगध, काशी, वत्स, बज्जी, कोसल, अवंती, मल, पंचाल, चेदी, कुरु, मेरठ, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक और गांधार, ये 16 महाजनपद थे। प्रत्येक महाजनपद की राजधानियाँ थी। जैसे अंग का चंपा था और इसकी राजधानी, इसका क्षेत्र वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र है। फिर मगध है, वर्तमान में पटना और गया का क्षेत्र आता है, नालंदा का क्षेत्र आता है, इसकी राजधानी राजगृह थी। काशी जो है ये वाराणसी इसकी राजधानी थी। वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर ये सब जो है इसका क्षेत्र था और बज्जी की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, वैशाली गौरा इसलिए फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कोसल इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती इसकी राजधानी उज्जैनी थी। मल इसकी राजधानी कुशावती थी। पांचाल इसकी राजधानी अहिछत्र एवं काम्पिल्य था। उसके बाद चेदी है, उसकी राजधानी शुक्तिमती। ठीक है, उसके बाद कुरु है, उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ जो आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा का क्षेत्र है। ठीक है, मत्स्य उसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर जो राजस्थान का क्षेत्र है। कंबोज है, उसकी राजधानी हाटक थी जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, रजौरी एवं हजारा क्षेत्र जो है इसके अंदर आता था। पाकिस्तान का भी कुछ क्षेत्र ये करता था। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी। अस्मक इसकी राजधानी पोटली या पोतना, गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र था। उसके बाद गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी और यह रावलपिंडी एवं पेशावर तक फैला हुआ था। तो ये सब जो है सो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल का संयुक्त रूप से एक अच्छी चर्चा कर दी गई है और किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक इससे कोई भी सवाल नहीं छूटेंगे और नहीं तो कम से कम मैक्सिमम पकड़ा जाएगा। यदि थोड़ा एक मिनट की चर्चा कर देते हैं, कुछ दिशाएं की भी बात कर देते हैं। जो ऋग्वैदिक काल में जो दिशा थी, जैसे पूर्व दिशा थी, उत्तर वैदिक काल में वो प्राची हो गया और उसके राजा उत्तर वैदिक काल में सम्राट हो गए। पश्चिम है, पश्चिम की प्रतीची, पश्चिम जो दिशा था उसका नाम उत्तर वैदिक काल में प्रतीची हो गया और उसके राजा का नाम स्वराष्ट्र हो गया। उत्तर दिशा जो है उत्तर वैदिक काल में इसका नाम उदीची हो गया और इसके राजा का नाम विराट। फिर मध्य दिशा का नाम जो है उत्तर वैदिक काल में मध्य ही रहा और इसका राजा राजा कहलाया और दक्षिण दिशा का भी नाम उत्तर वैदिक काल में दक्षिण ही रहा और उसके राजा का नाम भोज रहा। इस प्रकार वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल दोनों की चर्चा संयुक्त रूप से कर दिया गया है। निष्कर्ष के रूप में यह साबित होता है कि ऋग्वैदिक काल की अवधि उत्तर वैदिक काल की अवधि से कहीं अच्छी अवधि थी, क्योंकि उसमें एक स्वच्छ समाज की कल्पना की गई थी। उस समय वाकई में सदाचार की भावना थी। तो इस प्रकार वैदिक सभ्यता को यहीं समाप्त किया जाता है। फिर वैसा कुछ होगा तो बाद में फिर इसकी चर्चा कर दी जाएगी। धन्यवाद।